दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक। आईएसबीटी से संबंधित विभिन्न विकास प्रस्ताव की समीक्षा बैठक आयोजित। यात्री सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए गए निर्देश। कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने लगाए 374 शिविर। तीर्थयात्रियों की त्वरित सुविधा के लिए पीसीआर वैन, एम्बुलेंस की तैनाती। इलाके से गुजर रहे कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल। दिल्ली पुलिस ने 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए लिया हिरासत में। 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल 2017 में से रह रहे थे भारत में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में। आपको बताते चले जहां पर परिवहन विभाग एवं अंतर राज्य बस अड्डा आईएसबीटी से संबंधित विभिन्न विकास प्रस्ताव की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुगम, सुलभ और सुरक्षित बनाने, आईएसबीटी परिसरों में आधुनिकीकरण, यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने और एकीकृत स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू करने जैसे प्रस्ताव पर विचार से विस्तार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, सभी कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और योजना क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाए। इस बीच बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री पंकज सिंह, परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक की गई है और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां कई तरह के दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली विकास प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक की गई है। आपको बताते चले कि जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है। तमाम अधिकारियों की भी मौजूदगी है और इसी के साथ साथ तमाम दिल्ली के विकास के लिए जो भी व्यवस्था है सबको कराने की बात की जा रही है। विकास कार्यों पर बात की जा रही है। कई तरह के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रही हैं। महत्वपूर्ण बैठक आज की गई जहां इसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करते हुए नजर आ रही थी। इस बीच आपको बताते चले जहां पर आईएसबीटी से संबंधित कई तरह के विचार विमर्श किए गए और ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय की दिखा रहे हैं जहां पर आईएसबीटी से संबंधित विभिन्न विकास प्रस्ताव की समीक्षा बैठक की गई है और वहीं यात्री सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में COWU यानी कि महिला उद्यमियों का परिसंघ द्वारा आयोजित युवा उद्यमी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि देश भर में उभर रहे नए स्टार्टअप युवाओं की नवोन्मेषी सोच का परिणाम है। जीवन में एक स्टेज ऐसी होती है कि हम बड़ा सपना देखना हमें आता नहीं है। क्या जीवन में बनना है, क्या करना है, छोड़ दो भाई, ये सोच नहीं पाते। कोई हमसे पूछता भी है बचपन में कि क्या बनोगे, फिर अभी सोचा नहीं है, सोच के बताएंगे। और फिर कहते अच्छा देख लेंगे, डॉक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजीनियर देख लेंगे, नहीं तो पायलट बनना है। सब बच्चों को पायलट ही बनना होता है। और ऐसे सोचते सोचते हम कब बड़े हो जाते हैं, कब हमारी लाइन चेंज हो जाती है। कॉमर्स करते करते साइंस में आ जाते हैं, साइंस करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं और ये जीवन का चक्र चलता रहता है। पर मैं ये समझती हूँ कि हमारी जनरेशन से आज की जनरेशन ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा विजनरी है। उन्हें मालूम है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, उन्हें क्या करना है। और इसीलिए देश में जो नए स्टार्टअप शुरू हुए, जो नए स्टैंडअप्स यंगस्टर्स ने शुरू किए, वो कहीं ना कहीं आपके इस इनोवेटिव बिहेवियर से, जो आपका दिमाग इतनी ऊंची उड़ान भरता है,
और फिर उसको आइडियाज के साथ बांध करके नए नए काम शुरू करता है। आज इतने सारे यंगस्टर्स को हमने यहां से प्राइजेस दिए। मैं समझती हूं कि जो स्टूडेंट आज की डेट में, आज की अपनी इस एज की स्टेज में इतना बेहतरीन काम करते हैं, निश्चित रूप में वो जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आप सबको मेरी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आज जो आपके बिजनेस पार्टनर्स बन के जुड़े हैं यहां पर, जितनी एजेंसी, जितनी कंपनीज, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं कि आपने हमारे इन यंग माइंड्स को आगे बढ़ाने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है, इसमें ना केवल इन बच्चों का फायदा है बल्कि इन कंपनीज का भी फायदा है, जो कि नए नए इनोवेटिव माइंड्स के साथ में जुड़ेंगे। एक बड़ी अच्छी लाइन आपने दी, मेड इन इंडिया बिल्ट इन भारत। एग्जैक्टली यही होना है। बीजेपी सरकार कांवड़ियों की सेवा और सत्कार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए रेखा सरकार पूरी कैबिनेट के साथ सभी विधायकों को भी मैदान में उतार दिया है। कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए दिल्ली में करीब 374 शिविर लगाए गए हैं। इसके साथ ही तीर्थयात्रियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए पीसीआर वैन, क्यूआरटी और एम्बुलेंस की जगह जगह तैनाती की गई है। इसी बीच सीलमपुर में स्थानीय विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचकर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। उन्होंने इलाके से गुजर रहे कांवड़ियों पर फूल बरसाए। नई दिल्ली मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ख्याला में हुए दोहरे हत्याकांड के पीड़ितों में से एक मृतक संदीप के घर पहुंचे। ये घटना 2 दिन पहले हुई थी, जहां संदीप की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली में डबल मर्डर केस ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अब इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। बताते चले कि आपको मर्डर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या थी, इस भी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आपको बताते चले कि अब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के घर मंत्री मनजिंदर सिरसा भी पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के युवा नेताओं के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत में अपने 2 सप्ताह के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने मुलाकात की। विदेश सचिव ने भविष्य के रोड मैप में हितधारकों को रूप में भारत श्रीलंका साझेदारी को गहरा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम के 1 दिवसीय दौरे पर बुधवार सुबह गुवाहाटी पहुंचे। अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले गौरव गोगोई के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद यह पार्टी के शीर्ष नेताओं का पहला दौरा है। भारतीय युवा सेना के कैप्टन अमित धामी ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के तहत मेहर बाबा प्रतियोगिता अक्टूबर 2018 में शुरू की गई थी और अब तक मेहर बाबा प्रतियोगिता 2 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। दोनों का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया था। मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि पहला संस्करण HADR के लिए स्वार्म मानवरहित प्रणालियों पर केंद्रित था, जिसके कारण 5 स्टार्टअप को सशस्त्र सेवाओं में 700 करोड़ के ऑर्डर मिले। Our unmanned air system, the counter-UAS systems are also developing at a fast pace. In fact, it is even faster than the unmanned aerial systems. So they need to be secure and encrypted. I will take this opportunity to cover what IF has done for indigenization of, or to promote indigenization of unmanned aerial systems. Under the Make in India project, the Meher Baba competition came into being on October 2018. We have covered so far 2 of these Meher Baba competitions, which were inaugurated by Honorable Defence Minister. And I would like to say that the first, which is the Swarm Unmanned System for HADR, the companies, the first 5 companies, or let's say startups, were
got orders worth 700 crores from the services. The second has concluded recently in the Aero India in Feb 2025, which had the concept of SWARM US-based foreign object detection on aircraft operating systems. And collaborative US-based surveillance radar is under process. Future procurement focuses now on indigenous unmanned aerial systems. Under process is HAIL, MAIL, one-way US and payloads. The challenges are spelled out. I think we are running short of time. I'm yet to have the answer. Aerospace management is obviously needless to say. We have the Home Ministry, the Defense Ministry, and many other organizations, agencies which are working drones. We obviously need to manage the airspace for centralized and command and control. Interference is a very big challenge which we need to earmark the dedicated band. Qualification and employment of ANEs is a very big, I think, concern at the highest level. Detection and countermeasures, radar, counter US capability, warhead, ranges, endurance, cost versus capability, one-time usage, recoverable and reusable shelf life. Indigenous capability obviously is what we are here for, and secure data links has already been covered. There are certain recommendations I would like to cover. Is first, as it has already been brought out earlier by speakers, that we need to, the industry needs to invest in R&D, cost-effective products, integrate with service networks, obviously lifestyle ecosystems towards design, development and production, wherein we have to reduce this life cycle, maintenance and substance. And where the product is concerned, minimum signature, easy to operate with minimum manpower, autonomous, AI-enabled, and navigate in GPS-denied environment, which has already been covered. It should be modular, the payloads, common operating systems, and a secure data link. नई दिल्ली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रोन का विकास शुरू में छोटे अनुप्रयोगों, सीमित रेंज और प्रतिबंधित पेलोड पर केंद्रित था। हालांकि जैसे जैसे उनकी तैनाती के दायरे, उपयोगिता और सफलता की समझ बढ़ी, सेनाओं ने क्रांतिकारी तरीके से ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसा कि कई चल रहे संघर्षों में देखा गया है। Small applications, limited ranges, restricted payloads. As the realization of the scope of deployment, utility and success increased, Army started using drones in a revolutionary kind of manner. And you've seen this in number of wars which are being fought by us. Their utility grew many folds, from being simple means of transportation, photography or videography, to becoming cost-effective force multipliers for modern warfare. Their unbridled and rampant use in modern-day conflicts proved not only their utility but also their ubiquity. They augment manned systems and enable militaries to conduct simultaneous operations across multiple domains with fewer resources and minimal danger to human lives. If you see a human being, means our cognitive thinking, we have always looked or preferred things which are, you could say faster, bigger, more sophisticated, more costly. We think that these are systems which are far better. Even if you look at the motto of Olympics, which says, Citius, Elitius, Fortius, which means faster, higher, stronger. It's in our DNA, it's in our system that we think that this is better. But look at a drone, which is the antithesis of what we are thinking. It's smaller, unimaginative, very, very clumsy. Most of them, the drones are not even aerodynamic. They're cheaper, they make a lot of noise, and yet they're effective, and they're unsophisticated, inexpensive. I think this is their USP, that it is beyond the conventional thinking. It beats conventional thinking. So this, I think, is very, very important. So let's look at unarmed aerial vehicles, that includes drones, from a factual and conceptual viewpoint. Factually, drones are a proven reality. We know that. Their widespread utility in recent conflicts demonstrate how drones can shift tactical balance disproportionately to their size or price. Factual because the government of applications of US in modern warfare is challenging traditional ideas about air superiority, ground maneuver and force protection. Swarm tactics, autonomous and intelligent operations, MUMT, asymmetric drone warfare are making large platforms vulnerable and driving militaries to rethink.
the conceptual aspects of air doctrines, development of a counter US system and adaptive rules of engagement. और दिल्ली दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 5 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये 2017 से भारत में रह रहे थे। एक गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन सेल ने उन्हें पालन गांव से गिरफ्तार किया है। उसके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए गए हैं और FRRO दिल्ली के माध्यम से निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे की जांच जारी है। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर हाईकोर्ट में लगाई रोक। जी हां, विवादास्पद फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर चल रहे कानूनी और राजनीतिक विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट के बुधवार को इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उदयपुर फाइल्स पर निर्माता अमित जानी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता मोहम्मद रिजवान अहमद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि जब इस मामले में प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था तो उन्हें तुरंत स्थगन दे दिया गया था और वहीं उच्च न्यायालय ने उन्हें भारत सरकार के संशोधन प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 6A के तहत अपील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट जो है वो एक बात पर उन्होंने यही कहा कि जब जो इस केस में रिस्पोंडेंट हैं, जब वो हाई कोर्ट पिटीशन में गए थे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको फौरी तौर पर स्टे दिया था और उनसे कहा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिवीजन के प्रोविजंस हैं 6A, उसमें आप जाकर अपील करिए। तो उन्होंने अपील करी और आज ही उसकी कमेटी का भी गठन हो गया और आज 2:30 बजे वो कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम बैठ रही है ये डिसाइड करने के लिए कि उस केस में यानी अरशद मदनी जी और जावेद जो को एक्यूज्ड हैं इसमें, उनकी जो प्रेयर है उसके हिसाब से 55 कट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो क्या और भी कट्स में होने हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट एक अपना डायरेक्शन दे चुका है और उस केस में जो पिटिशनर्स थे उस डायरेक्शन को फुलफिल कर चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी एक कमेटी गठित कर दी है, इस स्टेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को पेंडिंग रखेगा और इस पर कोई भी अपनी तरफ से फिलहाल इंटरफेरेंस नहीं करेगा। गौरव भाटिया जी ने टेक्निकल ग्राउंड्स पे आर्ग्यू किया जब कपिल सिब्बल साहब बोले कि ये बहुत ही हेटफुल फिल्म है और सभी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को विलिफाई करती है, उनको अपराधी दिखाती है, तब मुझे अपना ओपिनियन रखना पड़ा कि नंबर 1 देश को रिलीजन और कम्युनिटी में फर्क समझना पड़ेगा। और मैंने लॉर्डशिप को बहुत शॉर्ट में 11 अल्फाजों में इस्लाम के बारे में बताया और मैंने कहा कि इस फिल्म में ये 11 चीजें जो रिलीजन ऑफ इस्लाम से कनेक्टेड हैं कहीं भी विलिफाई या खंडित नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कम्युनिटी की बात है तो मैंने अपना नाम लेके कहा कि ये फिल्म मुझे या मेरे पिताजी को अपराधी नहीं दिखा रही है, सारे मुसलमानों को अपराधी नहीं दिखा रही है और साथ में इस फिल्म में कम से कम 7-8 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मुस्लिम दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 का कत्ल इस वजह से होता है क्योंकि वो मानवता की रक्षा करने चाहते थे। और मैंने कोर्ट से ये भी कहा कि इस फिल्म में एक डायलॉग है कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की बातों में आने वाला नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ के हिंदुस्तान की सलामती की दुआ मांगता है। कोर्ट ने पूरा सुना तो इस पर सिब्बल साहब ने कहा कि आपने ये मूवी कहाँ देखी है, तो इसका सीधा से जवाब ये था कि सिंस आई एम अ काउंसिल टू द मेकर और मेरा ये प्रेरोगेटिव, ये फंडामेंटल राइट है कि अगर मैं उस फिल्म के मेकर की तरफ से कोई आर्गुमेंट कर रहा हूं तो एक प्राइवेट वॉचिंग में घर में बैठकर मुझे वो फिल्म देखने का अधिकार है, अदरवाइज मैं उसका आर्गुमेंट। और पश्चिमी दिल्ली के रिचमंड ग्लोबल स्कूल को बम की धमकी मिली है। जी हां, जबकि दिल्ली के स्कूलों को निशाना बनाकर ऐसी ही कई चेतावनियां दी जा चुकी हैं। बम निरोधक दस्ते सहित सुरक्षा एजेंसियां स्कूल परिसर में पहुंची और परंतु कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और स्थिति सामान्य बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट किया है और कहा कि सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। राष्ट्रपति शी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में प्रगति से अवगत कराया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट।
और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के जन्मदिन के मौके पर ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि आपका सहज नेतृत्व, कर्मठता और जनसेवा के प्रति समर्पण गुजरात की प्रगति यात्रा को निरंतर नई दिशा और गति दे रहा है और हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। मैराथन धावक सरदार फौजा सिंह का निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुख जताते हुए ट्वीट किया और कहा कि विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक सरदार फौजा सिंह की निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। अपनी विलक्षण जीवटता, अनुशासन और अद्वितीय ऊर्जा से उन्होंने केवल खेल जगत को गौरवान्वित किया, बल्कि फिटनेस और आत्मबल के प्रतीक बनकर युवाओं को भी प्रेरणा दी। सदी पार कर चुका एक ऐसा धावक जिसने साबित किया कि आयु रहित संकल्प मायने रखता है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को व असंख्य प्रशंसकों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2047 तक मिशन विकसित भारत में सीएसआर की भूमिका विषय पर 12वें राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएसआर से सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सकता है और विकास के लिए सीएसआर को जिम्मेदारी नहीं बल्कि अवसर बताया। तो वह इस मौके पर सम्मेलन में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया और सीएसआर की नीतियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इतिहास है कि पिछले अनेक सालों से हमारे यहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और आत्महत्या का कारण यही है कि पानी की कमी। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी राज्यों में पानी के बारे में कोई समस्या नहीं है क्योंकि यहां नदियों में पर्याप्त पानी है, पर हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या गंभीर है और इसलिए जो वाटर कंजर्वेशन में अनेक संस्थाओं के सीएसआर मिलने के कारण मेरा भी एक एनजीओ है और हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। कंसेप्ट बहुत छोटा सा था कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। अब ये छोटे से कंसेप्ट में मैं जब रोड मिनिस्ट्री का मंत्री बना तो हमें रोड के लिए एग्रीगेट लगता है, मिट्टी लगती है, तो हमने नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। जो तालाब थे, जो इरिगेशन के डैम थे, उसकी मिट्टी जो थी, जो एग्रीगेट था, वो बाहर निकाला और वो रोड में यूज किया। तो ये काम हमने फ्री ऑफ चार्ज करके दिया। हमारे यहां पंजाबराव कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में है, वहां मैंने 36 तालाब बना के दिए। ऐसे 1000 तालाब बने। आप आश्चर्य देखिए कि इस यूनिवर्सिटी में 350 एकड़ जमीन जो पानी के नीचे थी, ये तालाब बनने के बाद वो 3500 एकड़ जमीन इरिगेशन में आई और आजू बाजू के 4-5 किलोमीटर में भी पानी आया और उसके कारण वहां के किसानों की आमदनी बढ़ी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।